Assalamualaikum dear learners. Hope that you are all fine. Today the topic that we are going to discuss is material and energy balance. It is the topic of food engineering. So let's start. What is material balance? It involves tracking and accounting for all the materials that what are your inputs and what will be the outputs in food processing operation. It ensures the total mass enters the system is equals to the total mass leaving it. So सिंपली हम इसको किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, मतलब कि ये हर उस चीज़ को कैलकुलेट करेगा कि जितनी इनपुट्स आपने ऐड की हैं और कितनी इनपुट्स कितनी आउटपुट्स आपके पास जो है वो वापस आ रही हैं. सिंपल वे में इसमें हमारा जो वेस्ट होगा और जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो भी इसमें जो है वो काउंट होगा. नाउ दिस इज़ द फ्लो चार्ट. इसमें हमने इनपुट ए एंड इनपुट बी जो है वो ऐड किया है. बीच में हमारा क्या हो रहा है, प्रोसेस, और हमें मिला क्या है, आउटपुट. अच्छा, अब इस प्रोसेस में आपने अगर एक्सट्रैक्शन की है तो वो आ जाएगा, ठीक है. इवेपोरेशन की है, जो भी प्रोसेस आपने किया है इसमें वो आ जाएगा. नेक्स्ट, इनफ्लो इज इक्वल्स टू द आउटफ्लो. ये है हमारे पास बैलेंस इक्वेशन. ओके, अब इससे हम जो है वो फर्दर क्या प्रोसेसेस जो हैं वो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं या इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. उसमें सबसे पहले है आइडेंटिफाई सिस्टम. इट डिफाइंस द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम प्रोसेस यू एनालाइजिंग सिंगल पीस ऑफ इक्विपमेंट कंप्लीट प्रोडक्शन लाइन. मतलब क्या है कि इसमें जो है वो हमें एक सिस्टम को कम्प्लीटली किस तरीके से हम जो है वो इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है. आपने कौन से इक्विपमेंट का यूज़ किया है, सिंगल इक्विपमेंट भी यूज़ किया होगा तो वो भी इसमें जो है वो काउंट होगा, ठीक है. कंप्लीट प्रोडक्शन लाइन के उस प्रोसेस में क्या क्या हुआ है उस सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है. डिटरमिन इनपुट्स एंड आउटपुट्स. आइडेंटिफाई ऑल मटेरियल्स एंटरिंग एंड लीविंग. जितने भी इनपुट्स जो हैं वो आपने ऐड किए हैं और जितने भी आउटपुट्स जो हैं वो आपको रिसीव हुए हैं, उन सब चीज़ों को जो है वो डिटरमिन करना है. नेक्स्ट क्या है, account for accumulate. Consider any material that accumulate stored within a system during the process. अब कोई ना कोई चीज़ जो है, कोई ना कोई प्रोडक्ट तो आपको मिली होगी जो कि स्टोर हुई है, ठीक है. क्योंकि जब हम इनपुट ऐड करते हैं फिर हमने प्रोसेस किया तो उसमें से कुछ वेस्ट हो जाता है और कुछ रह जाता है. जो रह जाता है वो क्या है, वो आपका प्रोडक्ट होता है. देन solve for unknown. Use material balance equation to solve unknown quantities. अब उन क्वांटिटीज़ को भी जो है, जो हमें अननोन है, जो हमें नहीं पता, उनको भी जो है वो हम बैलेंस इक्वेशन से कैसे कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. किस तरीके से, ये हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे. नेक्स्ट इज फंडामेंटल्स ऑफ मटेरियल बैलेंस. The amount that you use for input will be almost same for the output. It can be possible you use 100 gram and you will get 2000 gram. What does it mean? It simply means that inflow is equals to the outflow. The amount that you use for input is equals to the amount that you get. Like कोई भी आपने जो है वो इनपुट ऐड किया है, ठीक है, आपने उसकी प्रोसेसिंग की और आपको आउटपुट मिला. ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आपने किसी चीज़ का 1000 ग्राम यूज़ किया है तो वो इन रिटर्न आपको 2000 ग्राम जो है वो दे. इट कांट बी पॉसिबल. इट फॉलोज लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, which simply means that mass cannot be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another. So how will we explain that total mass input is equal to the total mass of output? इसमें simply हमने क्या करना है, that rate of mass entered through the system
इनपुट एंड रेट ऑफ मास एग्जिस्ट इन द सिस्टम, ये आपके पास हो गया आउटपुट, इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ मास एक्यूमुलेट इन द सिस्टम। मतलब आपने जितनी इनपुट ऐड की है उसको माइनस कर देना है, जितनी आउटपुट आपके पास रह गई है वही आपके पास जो है वो बचने वाला सामान हो जाएगा, ठीक है, मतलब वही आपकी प्रोडक्ट होगी। लाइक यू हैड इनपुट, आपका यूनिट ऑपरेशन, वेदर इट इज एक्सट्रैक्टिंग, इवेपोरेटिंग, डिहाइड्रेटिंग, वेदर इट इज, and then output. The input you add, unit operation, जो भी उस पर प्रोसेस हुआ, whether it is evaporating, extracting, dehydrating, and then the output you get. Then waste. Obviously जब भी हम कोई प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो उसमें से कुछ ना कुछ जो है वो वेस्ट ऑलवेज निकलता है। ऐसा नहीं हो सकता ऑलवेज कि जितना भी आपने इनपुट ऐड किया है 100% उतना ही आउटपुट यू गेट, इट इज नॉट पॉसिबल। mass input is equals to the mass output is equals to accumulation, it is cleared from here. now mass in को हमने किसे रिप्रेजेंट किया है, F से, F for feed, then mass out, waste and product is equals to accumulate. Now here if we want to solve a numerical, for example, feed is given 100 kg, unit operation, and product it is here, and the waste is 20 kg. If we put all the values in their respective orders, that what we will get, F की जगह पे 100, waste की जगह पे 20, 100 minus 20, 20 इधर किया, and we will get product is equals to 80. now the next topic is moisture content. what is the moisture? it expresses the amount of water content in the moist sample. किसी भी सैंपल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है, अमाउंट ऑफ वाटर उसमें कितना प्रेजेंट है, इसको हम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। moisture content is inversely proportional to the shelf life of a product. The more the moisture content in a food product, the more less its shelf life be. जितना ज़्यादा किसी भी प्रोडक्ट के अंदर मॉइस्चर कंटेंट होगा उतना ज़्यादा उसकी स्पॉइलेज के अंदर चांसेस होते हैं और उतनी ही उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो क्या होती है, कम होती है। फॉर एग्जांपल टमाटो, बनाना, इनके अंदर क्या है, दे हैव वेरी मच मॉइस्चर कंटेंट, सो देयर शेल्फ लाइफ इज ऑल्सो वेरी लो. If you want to derive their moisture content and want a dry sample of it, then you require a higher time and higher energy and a higher temperature to dry that sample if it has high moisture content. जितना ज़्यादा जिस भी प्रोडक्ट के अंदर या फूड के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा उसको उतना ज़्यादा टाइम और टेम्परेचर लगेगा कि वो ड्राई हो. उसके बाद वी हैव इट्स टू टाइप्स, इट्स वेट बेसिस एंड ड्राई बेसिस. वेट बेसिस का फॉर्मूला क्या है, mass of water in a sample divided by the total mass of sample. हम टोटल mass of sample को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, mass of water in a sample and mass of dry solid in a sample. एक टोटल mass of sample के अंदर अगर हम सिर्फ सैंपल की बात करें तो उसके अंदर एक वाटर का mass होता है, ठीक है, जो उसका खुद का मॉइस्चर कंटेंट है, और एक उसका ड्राई मैस होता है. सो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मैस ऑफ वाटर इन अ सैंपल डिवाइडेड बाय मैस ऑफ वाटर इन सैंपल प्लस मैस ऑफ ड्राई सॉलिड इन सैंपल. सिंपली इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, दिस वन, मैस ऑफ वाटर इन अ सैंपल डिवाइडेड बाय मैस ऑफ वाटर इन अ सैंपल प्लस मैस ऑफ ड्राई सॉलिड इन अ सैंपल. नाउ ड्राई बेसिस में क्या होगा, mass of water in a sample divided by mass of only dry solid in a sample.
ठीक है, इसमें अब वाटर की बात नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम बात ही ड्राई बेसिस की कर रहे हैं, वो वेट बेस नहीं है। सो मास ऑफ वाटर इन अ सैंपल डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्राई सॉलिड, ये इसका शॉर्ट फॉर्मूला। ओके, सिंपल सी वही बात, फूड सैंपल के अंदर क्या होता है, फूड उसका एक ड्राई मैस होता है और एक वेट मैस होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब हमने इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो क्या होना चाहिए कि अगर आपको जो इसका मैथ्स है वो परसेंटेजेस में गिवन हो तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म rather than use it in the form of percentage. Thank you so much for watching, dear learners. For numericals, you have to wait for another video. If you like the video, then please share it and subscribe it.